ही क्रांति पर चलिए बात कर लेते हैं कि उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसका जो मुख्य एम था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इस सिद्धांत के आधार पर यह पूरी क्रांति शुरू हुई थी और आप इसको कल्चरल मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरे यूरोप में इस क्रांति का प्रभाव देख सकते हैं। मेटरनिक का एक स्टेटमेंट बड़ा फैसिनेट करता है मुझे। ड्यूक मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर हुआ करता था। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस ऑल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को सर्दी होती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। बात सही भी है। जब फ्रांस में क्रांति शुरू हुई तो उसका पूरा प्रभाव आपको यूरोप में देखने को मिला है। हमने बात की भी हुई है अपने एक वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि जिस समय लुई 16 ने ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी 5 जून 1789 को, और इसमें टैक्सेस बढ़ाने को लेके काम करना था। 600 लोग थर्ड स्टेट के आए थे और 300 सेकंड स्टेट के थे और 300 फर्स्ट स्टेट के थे। अब स्टेट वाइज वोटिंग थी तो एक एक और एक वोट था, तो ये आराम से बिल पास होना था। तो ऐसे में थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका बैकआउट कर दिया कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। इन लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई थी। टेनिस कोर्ट ओर्थ भी कहते हैं इसको। वहां पर कहा कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसका एम रहेगा कि जो किंग है उसकी पावर को, शक्ति को क्या करेंगे, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नियंत्रित करेंगे। इसे सिद्धांत दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद आप किसको कह सकते हैं, कि संविधानवाद का सिद्धांत जो है यहां से इमर्ज हुआ। अब जो संविधानवाद का सिद्धांत आया, किंग की सत्ता को नियंत्रित किया जाए, तो निरंकुश शासन काफी हद तक कम हुआ। और जब निरंकुश शासन कम हुआ तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी, ये आई। और जो सेंसरशिप लागू था उस सेंसरशिप को यहाँ पे खत्म किया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे यूरोप में इसका प्रभाव देखने को मिला कि अब लोग ह्यूमन राइट्स, सिटीजनशिप, इक्वालिटी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इनकी बातें करना शुरू कर चुके थे। तो शासन व्यवस्था तो बदल रही थी, लेकिन इसके साथ लैंग्वेज अर्थात भाषा, कला, शिक्षा, साहित्य, धर्म और समाज की संरचना में भी काफी प्रभाव देखने को मिला। जैसे कि फ्रांस के निर्माण में फ्रेंच लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा रहा है। नेपोलियन ने तो लोकल डायलेक्ट्स को लगभग सप्रेस कर दिया था और फ्रेंच बोलने की प्रथा शुरू कर दी। पूरे फ्रांस में केवल फ्रेंच ही बोला जाएगा। तो इसने आज के वर्ल्ड में जो बौद्धिक और राजनीतिक जीवन है इसको काफी प्रभावित किया था। आप देखेंगे कि इस पूरे फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमन राइट्स और सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारी बात हुई। 1789 में ही राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, इस डिक्लेरेशन को लाया गया था। और इसने क्या किया कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है, खासकर मनुष्य जो पैदा हो रहा है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता वो अपने लिए लेके पैदा होता है। इसको दुनिया का कोई भी ताकत जो है इस स्वतंत्रता को उससे छीन नहीं सकती है। तो इसकी घोषणा में समानता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, कानून के समक्ष समान न्याय जैसे सिद्धांत स्थापित किए गए थे। अब यहां से आप देखेंगे नागरिकता का सिद्धांत भी आया और एक वर्ड आया, फादरलैंड। फादरलैंड का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्री है, जैसे फ्रांस में मैरियन नाम वर्ड यूज हुआ, वहां पे मैरियन, या फिर जर्मनी में जर्मेनिया, ये कुछ ऐसे शब्द है जो साफ तौर पर यह बता रहे थे कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही है और व्यक्ति जहां पैदा हो रहा है वहां पर उसकी नागरिकता भी हो रही है। सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब राष्ट्र राजा के अधीन नहीं है। जो राजा है वह अब संविधान के अधीन काम करेगा, अर्थात स्वतंत्र नागरिक जो है वो राजा से बोलेंगे कि ये संविधान हमने बनाया, संविधान का पालन करो। आगे चल के यह व्यवस्था भी बहुत देशों में खत्म हुई, जैसे यूके में आज भी चल रही है, लेकिन फ्रांस में यह खत्म होकर रिपब्लिक आ गया था। नेशनलिज्म के सिंबल्स भी आने शुरू हुए, जैसे कि वहां पर ट्राई कलर ना, ऐसे ब्लू हो गया, फिर व्हाइट हो गया, फिर रेड हो गया, ये ट्राई कलर आ गया। फिर राष्ट्रगान ला मार्सेल, रॉजर डी लेज़ले ने इसको लिखा था। इसके अलावा ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट, जिसे फ्रेटर्निटी कहते हैं, उसने भी वहां की चेतना को काफी प्रेरित किया था।
बाद में इसका प्रभाव आपको जर्मनी, इटली और अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखने को मिलेगा। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, भारत माता का कॉन्सेप्ट आया, झंडे का कॉन्सेप्ट आया, जो तिरंगा हमारा है इसके कई सारे फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रगीत के फॉर्म में वंदे मातरम, इन सब ने भारतीय लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा भरी थी। धर्म और समाज में परिवर्तन हुआ। अब चूंकि कैथोलिक चर्च का नियंत्रण था, राजा और चर्च मिलकर साथ काम करते थे। चर्च एक तरीके से राजा की शक्तियों में अपनी हिस्सेदारी रखता था, टैक्स लेता था। लेकिन जैसे ही ये क्रांति हुई, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता था, सेकुलरिज्म को कौन से यहाँ पे प्रोत्साहन मिला, राजा और चर्च यह दोनों अलग हो चुके थे। अब किंग और चर्च, इनके बीच में सत्ता का एकीकरण खत्म हो गया था, यह अलग तरीके से काम कर थे। जहां पे चर्च काम केवल धार्मिक जागरण था, वहीं पर सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन यह पूरे तरीके से किंग का ही काम हुआ करता था। तो धार्मिक आस्था काफी हद तक सीमित हुई और तार्किक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो हमको देखने को मिलता है। शिक्षा का प्रसार, जब शिक्षा आई, सार्वजनिक शिक्षा हुई, धर्मनिरपेक्षता आई, राष्ट्रीय एकता के तौर पे फ्रांसीसी भाषा को देखा गया, तो कई सारी चीजों का डेवलपमेंट आपको देखने को वहां मिलता है। तो अब राष्ट्रीय भाषा कॉन्सेप्ट आया, जैसे मैंने कहा कि नेपोलियन ने कई सारी स्थानीय बोलियों को, लोकल डायलेक्ट्स को एक तरीके से साइड लाइन ही कर दिया था यहाँ पर। तो अब जब एक तरह की लैंग्वेज होगी, तो शिक्षा के प्रचार में संसार और सांस्कृतिक एकता पर काफी बल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। कला और साहित्य का प्रकाश भी यहाँ पर काफी प्रभाव पड़ता है। आम जनमानस को जोड़ दिया साहित्य ने और कला ने। चित्रकला और मूर्तिकला में क्रांतिकारी नायक और राष्ट्र के विषय प्रमुख हुए थे। मैरियन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन डिपिक्शन ऑफ फ्रेंच कंट्री के फॉर्म में वहां दिखाई दे रहा है। जितनी भी साहित्य है उसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र का विचार वहां पे प्रचारित हुआ। रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, इनके विचार काफी पॉपुलर हुए और लोगों की चेतना में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्रांतिकारी प्रतीक गिलोटिन, मतलब गिलोटिन नाम के एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक ऐसा बनाया था यंत्र, इस तरीके से था वो यंत्र, कुछ ऐसे था और ये ब्लेड हुआ करता था। ये यहाँ पे जिसकी गर्दन काटनी है उसको यहाँ रखा जाता था, ब्लेड ऊपर से नीचे जाता था, कट के गिर जाता थी गर्दन, इसे गिलोटिन कहा गया। लुई 16 को इससे काटा गया था, बाद में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को भी गिलोटिन करवा दिया गया था। तो वह आतंक का प्रतीक बना। वहीं पर फ्रिजियन कैप, जो बैगी कैप टाइप की थी, वो स्वतंत्रता का प्रतीक हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रोकन चेन आ चुका था, टैबलेट आ चुका था। इन सब ने काफी हद तक समाज को एक नए प्रतीकों से जोड़ा और विचार भी हमको देखने को मिलते हैं। क्रांतिकारी कैलेंडर, नागरिक पर्वों को यहाँ पे अपनाया गया, जैसे कि 14 जुलाई को बास्टील डे सेलिब्रेट होना शुरू हो चुका था। सिटीजन और सिटियों ने यह शब्द वहां पे आया, जिससे लोगों की पहचान बनी वहां पर। विश्व में आप देखें तो अमेरिका, लैटिन से मॉन्टेस्क्यू का स्पिरिट ऑफ लॉस, इससे अमेरिका में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, वहां पे सरकार की शक्ति को बांटा गया। लैटिन अमेरिका, यूरोप, एशिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। भारत में राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, यह लोग इनसे काफी प्रभावित थे। तो एक तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे विश्व को बदला। आप कह सकते हैं द मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशन इन मॉडर्न एजेस, आप इसको फ्रांसीसी क्रांति को कह सकते हैं। मानवाधिकार, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, कला, यह सब हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और समाज में तार्किकता, स्वतंत्रता और समानता के भाव को यहाँ पर जोड़ा गया। मैं हमेशा कहता हूँ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज थ्री आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रांसीसी क्रांति इसी के आधार पर आगे बढ़ते हमको दिखाई देती है। इसी वजह से फ्रांसीसी क्रांति का महत्व आज भी आपको मिलता है और आज भी हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि आधुनिक विश्व को बनाने में फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है।